शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। जी लगातार जो चीज़ें बोल रहे थे आज, उसके बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नतीजों के बाद, और अभी भी नतीजे बाकी हैं। राहुल गांधी जी ने कुछ चीज़ें बोली हैं, कहा है कि एक तो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जाति जनगणना को उन्होंने फिर बोला, संविधान बचाने की बात उन्होंने फिर बोली। और खरगे जी ने एक महत्वपूर्ण बात जो कांग्रेसियों के लिए की है, यहाँ पर प्रियंका जी के योगदान की बात की है। ये बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी बातें हैं, और अब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी नतीजे बाकी हैं। नतीजे आने तक क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर नेपाल सिंह जी बात करें, आपके सामने जो राहुल गांधी जी की प्रेस थी, खरगे जी ने भी बोला, राहुल जी ने भी बोला, और ये अभी सुनने में आ रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि 7 बजे के लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हैं, अभी भी नतीजे बाकी हैं, लेकिन तस्वीरें लगभग साफ हैं। तस्वीरें साफ हैं। कैसे आप देखते हैं? देखो, 2-3 चीज़ों पर कहा, एक करारा प्रहार किया है राहुल गांधी जी ने। पहली बात उन्होंने कहा है कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने देश के संस्थानों पर कब्जा कर लिया था। कौन से संस्थानों की बात की है उन्होंने जुडिशरी की बात की है, उन्होंने जो ईडी सीबीआई इनकी बात की है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बीच में थोड़े दिन ज़्यादा इलेक्शन में चली नहीं, लेकिन आज फिर दोबारा ये, अडानी और मोदी जी को उन्होंने आपस में एक जुड़ाव उनका बताया है, शेयर मार्केट की चर्चा की है। कैसे आप देखते हैं, और इस पूरे जो आज के जो आंकड़े हैं इन्हें लेकर आपकी क्या सोच है? जी देखो संजय भाई, इसमें एक बात तो बहुत स्पष्ट है। यदि आप राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो उन्हें बहुत स्पष्टता के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लिया है। जी, भाजपा का नाम नहीं लिया। भाजपा का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव को अपनी गारंटी बताया। ठीक है ना? तो इस चीज को बहुत स्पष्टता के साथ हमें समझना पड़ेगा कि ये चुनाव मोदी की गारंटी वर्सेस रेस्ट हो गया। और इसमें कांग्रेस का और दूसरे गठबंधनों का जो भी डर था, वो डर उन्होंने अपने डर को जनता के डर में कन्वर्ट करने में उनको कहीं ना कहीं सफलता रही। यदि आप यूपी की पहला आकलन करने की कोशिश करें तो यूपी के पहले चरण में जो मोदी जी ने बाद के चरण में स्पष्ट किया कि मेरी जिंदा रहते रहते जो आरक्षण खत्म नहीं होगा, मैं आरक्षण जाने नहीं दूंगा, दलितों का आरक्षण खत्म नहीं होगा, बाबा अम्बेडकर साहब को मैं बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन जब तक 2 चरण के चुनाव हो चुके थे, मतलब हजूर आते आते बहुत देर, और हजूर आते आते जरूर होगी, तो उससे क्या हुआ यूपी में कि यूपी में 2 परसेप्शन बहुत गलत चले गए। एक ये हुआ कि योगी को बदल दिया जाएगा, तो पूरा कहीं ना कहीं सिनेरियो कैसा दिखाई दे रहा था कि जो लोगों के प्रति हमदर्दी थी योगी के प्रति, कि योगी को जो अच्छा मानते थे, तो लगता था यार ये एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सब जगह बदल दिया। आप ये देखिए, जब भी बड़े पेड़ से पेड़ नीचे फल लपटते हैं तो आदमी को बड़ा उसके लिए कपड़ा लगाना पड़ता है कि पेड़ नीचे ना गिरे, फल नीचे ना गिरे। अब आप ये देखिए ना, जहां हमने मुख्यमंत्री बदले, जिस लेवल के मुख्यमंत्री हटाए, उसके बाद जो दूसरे लेवल के मुख्यमंत्री लगे में बहुत गैप था, वो जनता को नहीं संभाल पाए। नेतृत्व में हमेशा ही होता है, जितना बड़ा नेतृत्व जगह छोड़ता है उतने बड़े नेतृत्व से फिलअप होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसलिए हमें राजस्थान में हारना पड़ा। मोदी यूपी में हमें डर हो गया कि कहीं योगी को ना हटा दिया जाए, एक ये नया परसेप्शन क्रिएट हुआ। तीसरा, जो बसपा का परसेप्शन ये आया कि बसपा खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो बसपा के वोटर्स के लिए ये था वो किधर जाए। ओरिजिनली तो वो कांग्रेस के साथ थे, हिंदू बन के वो भाजपा के साथ आए थे, लेकिन जब इसमें कंफ्यूजन हुआ कि हमारा संविधान खतरे में है और हमारी आरक्षण खतरे में है, और एक जातिगत जनगणना का जो मुद्दा लिया गया, तो उनका कुछ झुकाव उधर गया। मतलब नेपाल सिंह जी, लगभग अगर हम पूरे चुनाव को देखें तो कांग्रेस ये समझाने में कामयाब रही कि 400 का जो नारा मोदी ने दिया है मोदी गारंटी पर, वो कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, यानी कि आरक्षण खतरे में, वो समझाने में कामयाब रही, और जो वोटर है उसे अपनी तरफ वो लाने में कामयाब रही, और भाजपा यहां पर शायद उस तरीके से समझा नहीं पाई। देखिए, मुद्दा नेता जनरेट करते हैं, वो आपका सोशल मीडिया भी जनरेट कर सकता है, लेकिन उस मुद्दे को गली गली में चर्चा करके स्थिर करता है कार्यकर्ता। लेकिन भाजपा कार्यकर्ता स्पेशली आज आप देखें कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है संजय भाई, आप डाटा को एनालाइज कर लीजिए। जो डाटा प्रवण कर रहा है 3 जगह तक कर रहा है, एक महाराष्ट्र से, एक बंगाल से, एक यूपी से जी, और जगह कहीं नहीं ज्यादा स्थिर हुआ। हरियाणा स्थिर पता था पहले, कोई वो नहीं है। तो इन 3 जगह में आप ले गए तो महाराष्ट्र में सबसे बड़े यदि महाराष्ट्र के कोई बड़े नेता, मराठा के कोई नेता शरद पवार जी हैं,
उनको जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, एक चार तरफ चक्रवायु किया गया, तो पूरा मराठा वर्ग जो है वहां कहने की नाराज हुआ है। और उसके 2 दिन पहले कह रहे थे, खुद मध्य प्रदेश में मोदी जी ने कहा कि 70,000 करोड़ के घोटाले को, इरिगेशन वाले को मैं जेल में बंद करूंगा। वो उनका सीधा इशारा था अजीत पवार की तरफ को, और 2 दिन बाद उसको पार्टी शामिल कर लिया गया। उसी तरह जो शिवसेना का तोड़ा गया, उसका उतना लाभ इनको नहीं मिला जितना ये प्रिडिक्ट कर रहे थे अपने इसमें। और वो डिवीजन होगी वोट की डिवीजन का फायदा विपक्ष को मिल गया। नंबर 1, यूपी में क्या हुआ? यूपी में भी यही कारण हुआ, कार्यकर्ता हतोत्साहित हो गया। जिसको टिकट नहीं मिलना चाहिए उसको टिकट मिले। ज्यादातर जो चुनाव हारे हैं वो टिकटों के बारे में, मोदी से नाराजगी है, मोदी से नफरत नहीं है। यदि आप इस चुनाव का पूरा एनालिसिस टिकट वितरण में जो टिकट वितरण, यहाँ का जो लोकल नेतृत्व था और जो यहाँ की जो इंटरनल फाइटिंग चल रही थी भाजपा के अंदर, जो बहुत सारी अपने संगठन में कार्यकर्ताओं के इग्नोरेंस में, तो कार्यकर्ता अपने घर बैठ गया। उससे क्या हुआ, जो यदि आप देखें 10-10 हजार 5-5 हजार वोट से लोग हारे हैं। हाँ। यदि उस सीट का आकलन करें तो वो कोई बहुत बड़ी हार नहीं है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन। लेकिन कांग्रेस 3 चीजों को कहने बड़ी स्पष्ट हुई कि हम गरीबों की पार्टी है। उन्होंने इसको जनयात्रा से जोड़ा। और दूसरी तरफ ये कहने की होगी कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है और गरीब विरोधी पार्टी है, अडानी की पार्टी है। ये चीज परसेप्शन कहीं ना कहीं वो नॉर्थ बेल्ट में करने के लिए हो गए। ठीक है, ममता जी ने अपने लड़ाई अपने आप लड़ी, उन्हें हिंदू वर्सेस जो ये करना चाहते थे वो ममता जी ने अपने आप कर दिया। वहां पे जितना उन्होंने उसको करने की कोशिश करी, ममता उतनी ही एग्रेसिवनेस से आई, और एग्रेसिवनेस से आके उसने अपने आप को जो भी टूल करती हैं, वो मर्यादित हैं या अमर्यादित हैं, चुनाव में सभी चीज चलती हैं, उनने अपनी वोट को लिया। मतलब अगर हम पूरे चुनाव को देखें तो उत्तर प्रदेश और बंगाल और महाराष्ट्र, हरियाणा यहीं से सारा चुनाव घूम गया। हरियाणा हमारे किसान मुद्दे पर। हाँ, यदि हम कुछ जगह देखें, हमारे यहाँ यूपी के खाली पश्चिम यूपी की मैं बात करें, कैराना हारे व्यक्तिगत रूप से, मुजफ्फरनगर हारे व्यक्तिगत रूप से, जो आपका सहारनपुर भी कुछ इसी तरह की बातें होती रही जी, अमरोहा हारे व्यक्तिगत रूप से। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जहां व्यक्तिगत कैंडिडेट की खिलाफत थी वहां पर आए। पश्चिम जब हम पूरब में गए तो पूरब में जातिगत समीकरण है। मुझे कई दफे बलिया का सौभाग्य हुआ चंद्रशेखर के टाइम में जाने का, वहां पे एनालाइज करने का, वहां पे भी ये था। एक बार इस बार जो गलती भाजपा ने गलती करी, वो करी जो कभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती थी। समाजवादी पार्टी में मुलायम से डिसाइड करते हैं कि ये किसको टिकट देना किसको नहीं देना, सब मेरे नाम पे जीतेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी ने ऐसी गलती नहीं करी। उसने देखा कि बलिया की सीट पर मुझे ब्राह्मण कैंडिडेट उतारना है क्योंकि यादव और माइनॉरिटी मेरे साथ है। और ये भी समीकरण जब भी बनता है, इस समीकरण में चंद्रशेखर जी भी हार गए थे, इतने बड़े नेता वो भी हार गए थे। बेटे का तो मतलब छोड़ दीजिए, उनके अच्छा, नेपाल सिंह जी एक चीज और थी, अगर आप देखें कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा टिकट बदले, क्यों? कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उन्होंने हर बार वाच किया। वो इस पर वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। हाँ। भाजपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी। भाजपा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएगा। क्योंकि हमने बताया कि उन्होंने कहा कि अब कोई मुद्दा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक नाम है और वो गारंटी है, उसको हम जीत जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं था। समाजवादी पार्टी खुद भी उन्होंने एनालाइज नहीं किया कि हमारी इतनी वोटें आएंगी और हमारी इतनी सीटें आएंगी। लेकिन फिर भी आप ये देखिए, कुछ बड़बोलेपन भी काम गलत किए हैं कुछ नेताओं के। स्मृति ईरानी जी का बड़बोलापन वहां उनको हरा के चला गया। साधारण कार्यकर्ताओं का, ठीक है आप अपना चुनाव लड़िए, लेकिन किसी के बारे में बहुत छोटी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए चुनाव में। चुनाव में कभी कभी सेंटिमेंटल भी हो जाता है चुनाव, और वो सेंटिमेंट्स ऐसा फैलता है कि उसको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग सत्ता से जुड़े हुए थे वो जनता के बीच में नहीं गए, और कांग्रेस और सपा के लोग बीच में गए। बसपा के व्यक्ति बिल्कुल न्यूट्रल हो चुके थे और वो ज्यादातर सपा की तरफ को चले गए। उसकी वजह से यूपी में हम चले गए। हमने जो भाजपा ने बहुत अच्छा किया उड़ीसा में, क्योंकि भाजपा वहां पहले अपने आप को स्टेब्लिश कर चुकी थी, दूसरी पार्टी नहीं थी। लेकिन जहां जहां दूसरी पार्टी स्टेब्लिश थी, हम चुनाव क्यों आ रहे राजस्थान में? अभी तो चुनाव जीत के आए थे विधानसभा का। तो यदि भाजपा चुनाव हारी है वहां पर राजस्थान में, तो वो भी एक ही बेल्ट में हारी है। यदि आप देखें तो वो पूरी सारी सीटें एक ही बेल्ट में है, ज्यादा बिखरी हुई सीटें नहीं है। तो वहां का मुद्दा जो लोकल मुद्दा था, जो लोकल कैंडिडेट का मुद्दा था, उन कैंडिडेट के मुद्दों ने और लोकल मुद्दों ने जुड़ के विरोध पैदा कर लिया। मतलब वो टिकटॉक का वितरण एक बहुत बड़ा कारण, हरियाणा का भी यही हुआ, यही रहा जी। हरियाणा में यदि जब मनोहर लाल खट्टर जी को जब बदलना था तब बदला नहीं,
और जब बदला उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा तो वो उतना नहीं था कि वो संभाल सके इस चीज को। तो यही चीज राजस्थान में भी आ रही है कि यही चीज राजस्थान राजस्थान में मुख्यमंत्री के चयन को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए, और ये बहुत सारी चीजें। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं वैशाली तोमर जी भी हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है, और हमारे साथ डॉक्टर अन्नू प्रसाद जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अन्नू जी आपके पास आ रहा हूँ। अन्नू जी, अभी प्रेस हुई है, राहुल जी ने फिर संविधान को लेकर बात की है, खड़गे जी ने प्रियंका गांधी के योगदान की बात की है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की जो संख्या है, जिसे कहा गया था कि महिलाओं की अब की बार जो वोटिंग है वो ज़्यादा हुई है, उससे लेकर आप क्या लगता है आपको कि जो महिला मतदाता है क्या वास्तव में वो इंडिया गठबंधन की तरफ आई है? और जो आंकड़े हैं वो भी आपके सामने हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी? और एक बात जो अभी हुई है, जो नेपाल सिंह जी ने कही है, अगर आप देखें कि ये जो चुनाव था, इस चुनाव के अंदर मोदी गारंटी वर्सेस इंडिया गठबंधन। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, नेटवर्क 10 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा अभी आपने कहा है कि ये जो रिजल्ट आया है, ये महिलाओं ने इसमें वोटिंग बहुत ज्यादा की। हमने भी देखा लगातार सभी चरणों में महिलाओं के वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा थे। मगर इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो रिजल्ट आया है, जिस तरीके से बीजेपी लगातार 400 पार के नारे लगा रही थी, और वो पिछले 2 दिन से जब 7वें चरण का वोटिंग खत्म हुआ, हम लोग बहुत सारे चैनलों के रुझान भी देख रहे थे, उससे बहुत ही अलग ये रिजल्ट। हमने पहले ही कहा था, हमने अपने लगातार डिबेट में कहा था कि वो एग्जिट पोल बहुत ज्यादा सटीक नहीं होता है, उसके बहुत फेरबदल होने के चांसेस होते हैं, और वैसा ही हुआ है। और हम लगातार इंडिया गठबंधन, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और सभी राज्यों में लगातार इंडिया गठबंधन ने मूलभूत मुद्दों की ही बात की है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी कुछ चुनिंदा मुद्दों से जनता को हटाने की कोशिश कर रही थी, उनके मन भटकाने की कोशिश कर रही थी, चाहे आप राम मंदिर की बात ले लीजिए, चाहे इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे जो मूलभूत मुद्दों से कोसों दूर थे ना। बीजेपी ने रोजगार के विषय में कभी अपने पूरे चुनावी प्रचार में कहा, ना ही तो उन्होंने महंगाई के विषय में कहा, ना ही नारी सुरक्षा के विषय में कहा। और इंडिया गठबंधन लगातार कि कुछ भी हो जाए, वो अपने इन मूलभूत मुद्दों से टस से मस नहीं हो रही थी, और हमने अपने मैनिफेस्टो में भी इन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता दी। और आज आप नतीजों में स्पष्ट तौर पे देख सकते हैं कि जनता ने इन्हीं मूलभूत मुद्दों पे ही चुनाव किया है। हम लगातार ये कह रहे थे कि ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र का चुनाव है, ये जनता बनाम बीजेपी का चुनाव है। और आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत की पूरी जनता ने इसको बता दिया कि जब तक मूलभूत मुद्दों पे बात नहीं होगी, युवाओं के रोजगार पे बात नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे बात नहीं होगी। आप लगातार जिस तरीके से महिलाओं के साथ इतनी गंभीर घटनाएं उभर के सामने आए, चाहे आप हाथरस की बात कर लीजिए, चाहे आप उन्नाव की बात कर लीजिए, चाहे आप कर्नाटक की बात कर लीजिए, चाहे आप बनारस खुद मोदी जी के संसदीय क्षेत्र की बात कर लीजिए, जो लगातार महिलाओं के साथ इतने गंभीर जो अपराध हुए हैं, उनको जनता ने देखा, महिलाओं ने महसूस किया। महंगाई, अगर हम महंगाई की बात करें तो महिलाओं ने सबसे ज्यादा महंगाई के खिलाफ वोट किया है, जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो से एकदम हटा दिया। उन्होंने कभी महंगाई की बात नहीं की, मोदी जी ने कभी महंगाई की बात नहीं की, उन्होंने कभी नहीं स्वीकारा कि उनकी सरकार में महंगाई सबसे ज्यादा बढ़ी है। पर अन्नू जी, यही चीज उड़ीसा के अंदर नहीं लागू हुई? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 2 भी रहे हैं, उत्तराखंड भी रहा है, हिमाचल भी रहा है। देखिए हर जगह की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नतीजों में आगे पीछे होता है। मगर जब हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, आप उत्तर प्रदेश की हम जब बात करते हैं, तो आप उत्तर प्रदेश में ये चीज देख सकते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोगों को ये सब उनके दिमाग में डालने की कोशिश की कि आप राम मंदिर पे वोट करो। और आश्चर्य की बात तो देखिए, ये खुद अयोध्या की ही सीट हार के बैठ गए। इसका मतलब है कि जनता जो है ना, हमारे जनता ये समझ चुकी है, और जनता ये जानती है कि धर्म जो है वो व्यक्ति विशेष की बात होती है, वो व्यक्तिगत तौर पे हम बात कर सकते हैं, मगर आप मूलभूत मुद्दों में शामिल करके जनता को बरगला नहीं सकते। उत्तर पर अन्नू जी, आप देखें इस पूरे चुनाव में तो ये जो मुद्दा चला, चुनाव में तो संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की बात हुई है।
कांग्रेस भी इसी मुद्दे को लेकर आज तक आगे बढ़ी है। यहां तक कि अभी जो हमने प्रेस कई- कॉन्फ्रेंस हुई है हमने- उसके अंदर भी राहुल जी ने ये बोला है, यहां तक कि जातिगत जनगणना की बात भी की है। हम आज भी संविधान लोकतंत्र बचाने की ही बात कर रहे हैं, और जो हम कोशिश कर रहे हैं संविधान लोकतंत्र बचाने की ही बात है। हम अगर नौकरी की बात करें, आप मुझे ये बताइए कि 2013 में जो पब्लिक सेक्टर सरकारी नौकरियां थी वो 14 लाख के कुछ थी, और 2023 आते आते वही सरकारी नौकरियां 8 लाख से नीचे चली गई हैं। तो यही तो संविधान है। अगर आरक्षण की बात करें तो सरकारी जगहों पे ही तो संविधान लागू होता है, मगर बीजेपी ने क्या किया, लगातार आउटसोर्सिंग पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स को गेस्ट में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस को उससे बढ़ावा दिया, और जनता ये समझ रही है कि इन जगहों पर कभी भी हमारे आरक्षण की बात नहीं हो सकती। अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग ये बात समझते हैं कि सरकारी जगहों पे ही हमारे आरक्षण की बात होती है। और भाजपा जब से सत्ता में आई तब से लगातार उसने सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म करने का प्रयास किया, और लगभग उन्होंने कर भी दिया, और सबको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे आउटसोर्सिंग में बदल कर आरक्षण को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके और बाद इसी भी की डॉक्टर बात अन्नू जी कर रहे देखिए, हैं, आज भी सबसे करते बड़ा हैं। दल वही है। अन्नू जी जितने चीजें, जितने आरोप आप बता रहे हैं, उसके बाद भी सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, देखिए बिल्कुल है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी अपने दम पे इतनी सीटें नहीं पाई है, वो उनके गठबंधन ये पार्टियों के साथ मिलकर उनको इतनी सीटें मिली है। ये अकेले दम पर भी अभी 240 प्लस हम ये दिखाई नहीं जा रही कह है सकते अभी। पूरी तरीके से पाला उनके हाथ में है, ये भी बदल सकता है। ये भी बदल सकता है। चलिए मैं वैशाली तोमर जी से भी ले लेता हूं। वैशाली जी क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अनु प्रसाद जी कह रहे हैं कि सारा कुछ जो करा धरा है, जितनी भी समस्याएं हैं, सब भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी ने प्रेस के अंदर कहा है कि संविधान बचाने के लिए जो मुहिम चली ये उसकी जीत है, ये जो गरीब तबका है ये उसकी जीत है, ये अडानी और मोदी गठजोड़ की हार है, ये भी उन्होंने बोला है। वैशाली जी आवाज आ रही है मेरी आपको? वैशाली जी आपका स्पीकर म्यूट है। हेलो वैशाली जी, जी वैशाली जी मुझे लगता है कि आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नेपाल सिंह जी, अगर आप देखें कांग्रेस आज भी जितनी चीज़ें, जितनी बातें, जितनी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जितनी चीज़ें हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज एक बड़े महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, अगर वो ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि प्रियंका गांधी जी की वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। देखिए, ये व्यक्तिगत किसी का जो भी अपना ऑब्जर्वेशन, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इससे कोई सहमति नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हमें इसके पूरे अर्थमेटिक को एक समझना पड़ेगा। इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो ये चुनाव लास्ट में आके जातिगत हुआ है, जातिगत हुआ है, और दूसरा एक मुद्दा लड़ा गया जिसके ऊपर था, ठीक है, बाकी मुद्दे थे जो संविधान की रक्षा वाली बात थी। अब संविधान की रक्षा का क्या उद्देश्य था और क्या पॉइंट था, ये हमें थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। संविधान की रक्षा को एक वर्ग ने बहुत अच्छे से समझा, जो माइनॉरिटी वर्ग था, कि यदि भाजपा एब्सोल्यूट पावर में आती है, हाई मेजोरिटी में आती है, तो वो हमारे यहाँ सीए लागू करेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी, और कुछ और भी लागू कर सकते हैं, जिससे कि हमें धर्म की स्वतंत्रता हमारी खत्म हो जाएगी। तो वो बहुत कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ धर्म भी हुआ और जाति भी इकट्ठी हुई। दूसरा, जो एक तबका है जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट आरक्षण का मिला है संविधान के तहत, वो उनके सामाजिक दृष्टिकोण से मिला है। उनको ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं ज्यादा लंबे समय में इस आर्थिक परिवर्तन में, जो हमारे अडानी अंबानी में, प्राइवेटाइजेशन में, और जो सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं, तो एक दिन ये धीरे धीरे हमारे पास कोई भी नौकरी नहीं बचेगी। तो उसमें उसका मन का बदलाव हुआ। और तीसरी बात यह है, अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे, ये बदलाव बिहार में क्यों नहीं हुआ? बिहार में भी जातिगत गणना की बात हुई थी, बिहार में सब कुछ, उसके गणना, वहां पर अलग अलग धड़ों के अलग अलग नेता थे। कुछ वोटों को पासवान साहब खींच रहे थे, कुछ एक सीट पर मांझी साहब खींच रहे थे, कुछ वोट पर भाजपा खींच रही थी, कुछ वोट पर
नीतीश कुमार लेकिन खींच वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ही कम हुई, अगर आप देखें। हाँ, exactly. गठबंधन में भाजपा कम हुई, नीतीश जी तो जहां थे वहीं पे खड़े रहे। एग्जैक्टली। लेकिन वहां पर भी लालू यादव को नहीं किया गया, हाँ। तेजस्वी यादव को नहीं किया गया, कांग्रेस को नहीं किया गया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं थी। तो ये चुनाव बहुत ही बड़ा, एक तरीके से कहना चाहिए टेक्निकल चुनाव था, जहां हर कोने पे अलग अलग थ्रेट था। बिहार की थ्रेट अलग थी, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी किसानों से गवर्न हो रहे थे। और हम जो भाजपा है कहीं ना कहीं इस बारे में चूकी है कि उसने किसान के मुद्दों को ठीक तरह से एड्रेस नहीं किया। टोनी साहब हार गए। क्यों हार गए? जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो उनके बेटे की कार से अरे उस टाइम हटा देते, कोई बड़ा काम नहीं था। लेकिन जो ये रेजिस्टेंस था कि दुनिया कुछ भी कहे हम उसकी बात को नहीं सुनेंगे, रिजेक्ट करेंगे, कार्यकर्ता कहें कुछ भी कहें, तो उसका विरोध कहीं ना कहीं आके निकला। और दूसरी बात यह है, वो इतिहास अपने आप को दोहराता है। अटल जी के पास में भी कुछ लोगों ने आए थे जिन्होंने मीडिया बनाया था, कुछ प्रेजेंटेशन बनाए थे, कुछ रील बनाई थी और शाइनिंग इंडिया दिया था। अभी भी कुछ लोगों ने बताया कि 400 पार का एक नारा बनाया, टीम बनाई, टीवी बनाया, मीडिया बनाया, और उसमें लेकिन वो हकीकत से हट गए। कुछ मुद्दे कहीं ना कहीं आके क्षेत्र के आधार पर भी होते हैं, जाति के आधार पर भी होते हैं। और आप ये देखें ना, यदि राम मंदिर के मुद्दे को हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें, राम मंदिर एक आस्था का दृष्टिकोण था और आस्था के दृष्टिकोण को आस्था के दृष्टिकोण तक ही रहना चाहिए था। लेकिन वहां पर भी हार हो गई, वहां पर भी हार हो गई। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करी। जो देखिए, दो तरह की हमारी विचारधारा यहां लड़ रही हैं। एक विचारधारा है जहां धर्म सर्वोपरि है और वो वहां पर कंसोलिडेशन है। लेकिन जो हिंदू विचारधारा है, जिसको हम हिंदुस्तान की विचारधारा बोलते हैं, वो इस चीज पर वर्क नहीं करती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पर वो बहुत वर्क नहीं करती है। वो कहीं ना कहीं एक देश के बारे में और सबके बारे में सोचती है। तो ये जो सबके बारे में सोचने वाली थी, वो तो उन मुद्दों से नाराज होगी। और जो एक चीज में पॉइंट सोचने वाली थी, वो धर्म पे वहां पे वर्क किया है। राम मंदिर हिंदुओं में इतना काम नहीं कर पाया जितना माइनॉरिटी में काम कर पाया। उनको कंसोलिडेट करने में यूपी में बहुत काम किया उसने। राम मंदिर ने हिंदू को वोट को कंसोलिडेट नहीं किया, लेकिन राम मंदिर ने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर दिया। मतलब कि दांव उल्टा पड़ा। ये इनके जो विचारक थे, जो चिंतक थे, जो स्ट्रेटजिस्ट थे, वो कुछ शायद धरातल की बातों को नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि वो कार्यकर्ता थे, कनेक्टेड नहीं थे। और वो जो भी थे, वो अपने वही जो पहले कभी कांग्रेस करती है ड्राइंग रूम की पॉलिसी, वो उसमें उलझ गए। अच्छा, एक चीज और, एक चर्चा और है नेपाल सिंह जी, अगर इस चुनाव में देखें तो ये चर्चा बड़ी अहम थी कि जो 400 पार का नारा रहा और उसके बाद जब विपक्ष ने 400 पार को आरक्षण से, संविधान से जोड़ा, तो बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि लोगों के अंदर एक ये गया कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी बातों को जब कह देते हैं तो उसे कर देते हैं, चाहे वो धारा 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो। तो इस तरीके की मैसेज गए लोगों के पास कि शायद ये आरक्षण भी खत्म ना कर दे। और कुछ पार्टी के नेताओं ने भी बड़े बोल बोले, कुछ उस तरीके से उन्होंने या तो वो बोल नहीं पाए या वो बता नहीं पाए, लेकिन वो भी एक बड़ा कारण रहा। देखिए, बिल्कुल कारण है। यदि आप पार्टी के मुखिया हैं और सब कुछ चीज अपनी जिम्मेदारी पे आप लड़ रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि यदि किसी चीज से आप सहमत नहीं करते तो उसको आप तुरंत उस पर डिनाइल करें। जब ये आरक्षण का मुद्दा चला, पहले 2 चरण तक आप शांत रहे कि संविधान में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आप शांत रहे। जब दिखा कि हवा खराब, तब आप चिल्लाए कि नहीं, मैं बाबा साहब का अम्बेडकर का जो है सम्मान करता हूं और कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह दूसरा मुद्दा चला। किसने चलाया मुद्दा? 3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया। पार्टी के 3 लोगों ने स्टेटमेंट दिया कि यदि हमारे पास 400 पार होंगे तो हम बहुत बड़ा संवैधानिक परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये डिनाइल किसी न किसी बड़े लेवल से होना चाहिए था कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं, हम वो करेंगे जो राष्ट्र की आवश्यकता होगी, जो ये बाद में कह सकती। इवन यहां तक भी हुआ, एक बड़े नेता ने तो यहां तक भी कह दिया कि हमें आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। तो जो ग्राउंड लेवल पे जो आरएसएस काम करता था, उसका कार्यकर्ता भी कहने के उसके बैठ गया कि जब हमारी जरूरत ही नहीं है तो हम क्यों काम करें। वो भी एक विंग है जो, यदि आप ये सोचें, यदि आप मुझसे पूछें एज ए विश्लेषक और माय एक्सपर्टाइज, भाजपा को जिताने में बहुत बड़ा योगदान आरएसएस का है उड़ीसा में। पिछले 10 साल से जितनी मेहनत आरएसएस ने वहां पे की है, वो सिर्फ आरएसएस ने खड़ी करी है, भाजपा ने नहीं खड़ी करी। वहां पे इतने कार्यकर्ता नहीं थे भाजपा के पास, लेकिन अचानक से एक दिन आपने किसी एक बड़े नेता ने कह दिया कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो कंफ्यूजन हुए बहुत सारे लेवल पर, वो एक इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गए। मुझे लगता यदि कल को यही बात कहते हैं जो हम कहते हैं डेमोक्रेसी, इंटरनल डेमोक्रेसी, यदि कल को ये बात कहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी में लीडर चुना जाए तो हो सकता है मोदी के लिए प्रधानमंत्री थ्रेट हो जाए। यदि ये कहा दिया जाए
किसी का भाई आप इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत एडवोकेसी करते हैं तो आप अपने यहाँ जितने भी मेंबर जिसके आप इंटरनल डेमोक्रेसी करा लीजिए, होता लोग ना एग्री करें इस बात के लिए। नहीं, ये यही एक बड़ी चीज है। हमारे साथ रत्नाकर जी भी जुड़े हैं, रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रत्नाकर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, आंकड़े सामने हैं और नतीजे भी लगभग आ चुके हैं, कुछ और रह गए हैं, वो भी आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने आई। क्या लगता है आपको? कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो चुनाव था, ये जो चुनाव को देखकर जो लोगों ने वोट दिया है, वो मोदी के विरोध में वोट दिया है। मतलब आप देखेंगे, अगर राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप सुने तो उन्होंने भी यही बोला है। और यहाँ पर एक और बड़ी चीज आई है कि अडानी जी और जो मोदी जी का गठजोड़ है, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि दोनों एक साथ हैं। तो ये जो सारी चीजें इस चुनाव में दिखी और उस चुनाव के बाद जो आंकड़े कम हुए, और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, ये एक बड़ी चीज इस बार चुनाव में दिखी। तो क्या लगता है आपको कि आखिर गलतियां कहां रह गई? माफी चाहूंगा संजय भाई एक बात के लिए, हाँ, एक बात के लिए माफी चाहूंगा सभी लोग से। आपने सब कहा विरोध में नहीं, मैं यहां सहमत नहीं करता हूं। लोगों ने मोदी के विरोध में नहीं, विरोध जब भी जनता का होता है तो वो जनता पार्टी की तरह होता है। नहीं, कांग्रेस ने कहा, नहीं, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस यहां लोगों ने कुछ मुद्दों पर मोदी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से नाराजगी जताई है। हाँ, मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि जो चुनाव है, हम विरोध, लोगों ने विरोध नहीं किया। हाँ, रत्नाकर जी। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी के विरोध में जो है लोगों ने कम वोट दिए हैं, तो मेरे ये कांग्रेस पार्टी तो हर वो चीज आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, उनका वो धर्म है, वो लगाएं। कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जो है, उन्होंने, जयराम रमेश ने यहाँ तक कह दिया बिना कोई प्रमाण के कि अमित शाह जी ने 150 डीएम्स को फोन पे धमकियां दी हैं। तो ये सारी चीजें कहना, कांग्रेस पार्टी जो है और लोगों को गुमराह करना कि संविधान, बात से लोग मोदी जी की जीत पे ही अन्नू जी आपके पास आऊंगा एक बार, रत्नाकर जी से लेकर अन्नू जी आपके पास आऊंगा। ये बेसिकली अन्नू जी आपके पास आऊंगा। हाँ, बोलिए रत्नाकर जी, बोलिए। हाँ, डिबेट की गरिमा को बनाए रखने का जो है, रत्नाकर जी बोलिए। हाँ जी, क्योंकि पहले भी ये बहुत जो बीच बीच में डिस्टर्ब करने का काम करती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि अपने टर्म में ही बोलेंगे। मैं यही कह रहा चाहता भाई, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, मैंने स्टेटमेंट को करेक्शन किया है। और इसमें अच्छा, अगर आपको लगता है अन्नू जी जब आपका नंबर आएगा आप बोलिएगा। अन्नू जी जवाब तो ले लीजिए। मैं तो एंकर जी के भी शब्दों को करेक्ट कर रही थी, मैं आपके शब्दों को करेक्ट नहीं कर रही थी। मैं एंकर महोदय जी के शब्दों को करेक्ट कर रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट ये है कि अगर हर बार मोदी जी की जीत बोली जाती है तो ये मोदी जी की हार है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी के शब्द है और इसमें कोई गरिमा नहीं जा रही है किसी डिबेट पर अन्नू जी, अन्नू जी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपके, अगर वो ये कह रहे हैं मोदी जी की हार है, तो वहां पर थोड़ा सा है ना, मोदी जी की हार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हार और मोदी जी की हार, शायद दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा ही। चलिए रत्नाकर जी बोलिए। हाँ, कुछ समय एक्स्ट्रा मेरा भी नहीं, बिल्कुल बोलिए, सबके पास समय पूरा है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को गुमराह करने का काम शुरू से करती आ रही थी, और चुनाव के वक्त भी उन्होंने किया, चुनाव के बाद भी किया। चुनाव के वक्त उन्होंने कहा कि संविधान बदल दिया जाएगा, ये 400 पार क्यों मांग रहे हैं भाई? हम जो टारगेट है अपना, जिसपे आज हम 303 पे हैं, तो निश्चित रूप से हम एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करेंगे, और बड़ा लक्ष्य जब खड़ा करेंगे तो वो 400 पार भी हो सकता है। तो हम उसी नाम पे वोट मांग रहे थे। लेकिन देखिए लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है। 400 पार अगर ये आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। अरे भाई, मोदी जी ने बार बार ये चीज कहा है कि रिजर्वेशन जो है पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और ओबीसी का लेकर के और अपने प्रिय समुदाय को देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। पर रत्नाकर जी, ये जो बात चली, ये भी आप ही के नेताओं के द्वारा चली, कहीं ना कहीं तो एक बात उछली ना ये। नहीं, कुछ नेता जो है संविधान संशोधन की बात कर रहे थे, लेकिन संविधान संशोधन, अगर कोई संविधान नया कानून आता है तो उसमें कुछ संशोधन होता है। जीएसटी में कई बार संशोधन हुआ है, तो इस तरह की संशोधन की बातें कही जाती हैं और सांसद लोग भी कहते हैं, लेकिन उसको दूसरे तथ्य में और दूसरे पर्सपेक्टिव में उसको लोगों को एक परसेप्शन बना देना, क्रिएट कर देना कि भाई संविधान बदलने जा रही है सरकार, तो इन लोगों ने गुमराह किया है। और देखिए, मैं कहना चाहूंगा
एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देखिए, तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये इतिहास में दूसरी बार ये हो रहा है, नेहरू जी के बाद कोई दूसरी बार ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी तीसरा कार्यकाल जो है वो पूरा करने के लिए शपथ लेंगे या लेने वाले हैं जो। तो ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन आज पूर्ण बहुमत में है और हम आज अकेले जितना सीट पाए हैं ये पूरा मिला करके भी उतना सीट नहीं पाए हैं, लेकिन ये खुशी ऐसे मना रहे हैं कि जैसे इन्होंने जो है बहुमत हासिल कर लिया है और वो सत्ता जो है सत्ता शासन जो है वो सरकार बनाने की कवायद कर रहे हैं, उस तरह से खुशी मना रहे हैं। अरे भाई, खुशी मनाइएगा आप तब जब आप 100 के आंकड़े भी पार कर लीजिएगा खुद में, तो आप खुशी मना लीजिएगा। लेकिन मेरा कहना यह है कि लोगों को गुमराह करके, लोगों को बरगला करके, तथ्यों को दूसरे तरीके से पेश करके जो आपने जो है ये हासिल किया है, जो हासिल करना है। और मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा उपाध्याय जी कि देखिए, कहीं ना कहीं अगर हमारी सीट अगर अप्रत्याशित रूप से कम हुई है तो वह उत्तर प्रदेश है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हम अपनी बहुमत को टच नहीं, भारतीय जनता पार्टी इंडिविजुअली बहुमत को टच नहीं कर पाई है। अगर हम लोगों ने जो आंकड़ा लगाया था कि हम 70 सीट तो कम से कम जो है वहां पाएंगे, लेकिन उतना 30 सीट के करीब जो है हम लोगों ने कम हासिल किया है। तो कारण क्या रहा है? हमारे लिए वह एक चिंतन का प्रश्न है, एक समीक्षा का प्रश्न है। हम उस पर जरूर समीक्षा करेंगे। पर रत्नाकर जी, नेपाल सिंह जी कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर ये कार्यकर्ताओं को और जनता को समझाने में नाकामयाब रहे कि एक हवा चली, एक चर्चा चली कि योगी आदित्यनाथ जी को हटा दिया जाएगा, इस तरीके की बातें हुई, इस तरीके की चर्चा चली और वहां पर नाराजगियां रही। उसके अलावा संविधान और आरक्षण आपके सामने था ही, फिर आपके यूपी के ही कुछ नेताओं ने बढ़ चढ़कर बात कर दी। उसके अलावा कुछ टिकट वितरण को लेकर भी उत्तर प्रदेश के अंदर विरोध रहा। दूसरी बात, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात नेपाल सिंह जी ने रखी कि यहां तक कि लास्ट के फेस आते आते यह भी कह दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, इस तरीके की बातें भी आई। तो बहुत सारे फैक्टर रहे। देखिए, जहां तक इनकी बात है, मैं कुछ बातों पे सहमति जरूर अपना जताना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो एक प्रश्न सूचक जो है चिन्ह वहां पे लगता है। कैंडिडेट्स जो है वो लोकल कैंडिडेट्स न दे करके बाहरी कैंडिडेट्स को कई जगह पे उतारा गया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा और उन सीटों को हम जो जीत रहे थे वहां पे हार का सामना करना पड़ा। दूसरा फैक्टर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए संजय जी, अभी क्या है कि गर्मी का समय था और हम लोग जो है ये आत्मविश्वास से लबरेज थे कि हम कहीं ना कहीं वहां पे 80 में से 70 सीट जीतने जा रहे हैं और ये हमारा अति आत्मविश्वास ही कह लीजिए, जिसकी वजह से हमारे वोटर्स जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पाए और सबको ये लगा, हमारे वोटर्सों को भी ये लगा कि चलो भाई ये तो जीत रहे हैं, हमारे एक वोट से कोई विशेष फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे वोटरों का पोलिंग बूथ तक नहीं जाना भी एक बड़ा फैक्टर है। बाकी ये हार के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कोई एक फैक्टर को आप कह सकते हैं कि इसी कारण से सिर्फ हारे हैं, वो नहीं होता है। लेकिन निश्चित रूप से ये समीक्षा का विषय है और आपने देखा कि योगी जी ने एक मीटिंग बुलाई अपने मंत्रिमंडल की, तो वहां पे वो समीक्षा की वो चर्चा जरूर चलेगी और आगे भी हम समीक्षा करेंगे और हमारी जब तीसरे टर्म की सरकार बनेगी वो ये जो खमियां हैं जो हमारे अंदर, उसको निश्चित रूप से हम दूर करके और एक जब चौथे टर्म की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एक ये कमियों को दूर करके हम आगे का जो है लक्ष्य बड़ा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है रत्नाकर जी कि गठबंधन में दरार की बातें आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी के पास फोन जा रहे हैं, विपक्ष के टीडीपी के यहाँ पर भी फोन जा रहे हैं, इस तरीके की बातें भी हो रही है। अब जयराम रमेश जी जैसे लोग जो इनके मीडिया हेड हैं, अगर वो इस तरह का अफवाह उड़ाने लगे कि 150 डीएम्स के पास, और वो भी एक्यूरेट नंबर बता रहे हैं, भाई कोई एक्यूरेट नंबर तभी बताता है ना जब उसके पास साक्ष्य होते हैं। 150 डीएम्स के पास जो है अमित शाह जी का धमकी भरे फोन गए, तो ये अफवाह उड़ाने को तो कुछ भी उड़ा सकते हैं ना। कहेंगे कि नीतीश बाबू जो है वो टीडीपी के और नीतीश बाबू जो है वो दूसरे इनके साथ चले जाएंगे, तो इस तरह की अफवाह। लेकिन कहीं ना कहीं उनके पार्टी के जो लोग हैं, जो आधिकारिक प्रवक्ता हैं या बड़े नेता हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि नीतीश बाबू जो है वो एनडीए के साथ, गठबंधन के साथ खड़े हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए, बड़ी चीज है, लेकिन अभी भी आंकड़े हैं सामने। आंकड़ों के अलावा नतीजे आने अभी बाकी हैं, बहुत सारी सीटों पर नतीजे आने हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये जो
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज 2024 जनादेश, और इस जनादेश को लेकर जितने भी एग्जिट पोल थे उनकी सबकी भी पोल खुली और जनता का जो जनादेश है वो कुछ और ही दिख रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, तस्वीरें अभी भी साफ होनी बाकी है। और हमारे साथ इसी पर सभी खास मेहमान हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर का जो गणित है, अभी कुछ दिन पहले तो वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो जनता ने उस चुनाव में सर पर बैठाया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पर जो आंकड़े हैं वो उल्टे हो गए? देखिए संजय जी, ये कहना गलत है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव विधानसभा का लड़ा गया था और 115 सीटें जीत के आए थे। इसका मतलब है कि हमारे 11 लोकसभा क्षेत्र तो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे थे। तो वो चुनाव जो हुआ है कोई अचंभा देने वाला नहीं है। बीजेपी भले ही कहते कि भाई हम चुनाव किस तरह, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव विधानसभा का भी लड़ा गया और लोकसभा का भी लड़ा गया, और जिस प्रकार से चुनाव परिणाम आ रहे हैं सामने, वो तो पुराना ही चुनाव परिणाम है, कोई नया चुनाव परिणाम तो आए नहीं। ऐसे 11 ही है। गठबंधन, दो गठबंधन वाली चुनाव जीते, जो हनुमान बेनीवाल पैसे भाजपा के साथ चुनाव लड़के चुनाव लोकसभा में गया था, इस बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़के चुनाव जीत करके गया, और वो उन्हीं को हराया है। ज्योति मिर्धा कांग्रेस की थी पहले, जो हनुमान बेनीवाल से हारी थी, इस बार वो बीजेपी की होकर के हारी है। और देखिए अमरा राम जो है सीपीएम के सीकर से चुनाव जीते हैं। तो राहुल कसवा की मैं बात कर रहा हूँ। राहुल कसवा तो भाजपा के सांसद थे, जब महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में आए थे और विधायक थे, और विधायक का चुनाव उन्होंने इस्तीफा दिया था और आगे थे वो चुनाव, अब हार गए। देखिए, और भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव हारे, और विधायक भी जो वहां पर बागीडोरा का चुनाव हुआ है उसमें भी देखिएगा कि बीजेपी हार गई, बल्कि वहां भारत आदिवासी पार्टी जीती है। तो ऐसी स्थिति में भले ही कांग्रेस का समर्थन, जिस प्रकार से कांग्रेस कह रही थी कि हम उनका साथ थे और वो साथ लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो लेकिन चुनाव में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया, जिस प्रकार की बातें सामने आई है, उसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ देखिए कैलाश चौधरी जो बाड़मेर से थे, वो चुनाव तीसरे नंबर पे आए। दूसरे नंबर पे रविंद्र भाटिया है जो कि निर्दलीय विधायक थे, वो चुनाव दूसरे नंबर पे, और उमेदवार राम चुनाव जीते, जो कि देखिए हनुमान बेनीवाली की पार्टी से एमएलए का चुनाव लड़े थे और 300 करीब वोटों से चुनाव हारे थे, और वही कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते हैं। और देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहले से कम वोटों से चुनाव जीते हैं जोधपुर से। यदि लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, वो भी कम चुनाव, बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव, अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, वो भी पहले से बहुत कम वोटों से चुनाव जीते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए बार बार जो बात आ रही है कि हम भाजपा बहुत अच्छी स्थिति में थी, तो लेकिन ये जो चुनाव परिणाम देखने के बाद देखिए, मैं भरतपुर में चुनाव कांग्रेस जीती है, और वहां पर देखिए जो स्थितियां थी उस हिसाब से भरतपुर में क्या हो रहा था कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री वैसे तो हमारे सांगानेर से, जयपुर से जीते हैं, लेकिन वह रहने वाले तो भरतपुर के, भरतपुर में नहीं जीत पाई। और उसके बाद करौली धौलपुर की बात करें, वहां पे भी देखिएगा कि कांग्रेस जीत करके सामने ये गंगानगर श्याम सुंदर शर्मा जी, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कौन से मुद्दे हावी रहे? या जातिगत वहां पर भी चला पूरा का पूरा, या संविधान और आरक्षण की जो एक बात कांग्रेस ने की वो वहां पर राजस्थान के अंदर चली? क्योंकि राजस्थान का जो गणित है वो बड़ा क्लियर सा था। देखिए संजय जी, हमारे यहाँ ना तो संविधान की बात तो ज्यादा नहीं आने आई। हमारे यहाँ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ा गया, और ये बात नहीं कि बीजेपी चुनाव ज्यादा हारी है, जनता ने कांग्रेस को जिताया है। कांग्रेस चुनाव एकता के सूत्र में चुनाव नहीं लड़ पाई। ठीक है, अशोक गहलोत अपने पुत्र को चुनाव जिता नहीं पाए, चुनाव हार गए वो। और देखिए अमेठी का चुनाव जरूर जिता के आगे वो वहां पर यूपी में जाकर, नहीं, वो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाए। तो ऐसी स्थिति में ये कहना देखिए सचिन पायलट के लोग अच्छी स्थिति में जीत के आए। कहीं देखिए पूर्वी राजस्थान में जो कह रहे थे कि देखिए ईआरसीपी का मुद्दा बहुत हावी था, अब ईआरसीपी के मुद्दे को इन्होंने सुलझाने के लिए वहां पर नई तरीके से योजना लाने का प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव भाजपा नहीं जीत पाई, चुनाव हार गई वहां पे दौसा में। देखिए जिस प्रकार से वहां विधायक थे वो चुनाव कांग्रेस के जीते हैं। सवाई माधोपुर, अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है श्याम सुंदर शर्मा जी कि इस बार वसुंधरा फैक्टर की बात भी कर रहे हैं लोग, कि राजस्थान में इस बार के जो नतीजे हैं उसमें वसुंधरा फैक्टर भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है, मतलब वसुंधरा नाम भी एक फैक्टर हो गया वहां पर। देखिए वसुंधरा राजे को सीमितता के दायरे में बांध दिया गया, वो अपने पुत्र को चुनाव जिताने में सफल हो गई।
वो एक जगह भी नहीं गई। और जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि राजस्थान में संगठन महामंत्री जो चंद्रशेखर मिश्रा थे, ऐन वक्त पे उनको तेलंगाना भेज दिया गया। हमारे चुनाव के प्रभारी अरुण सिंह थे, उनको आंध्र प्रदेश भेज दिया गया। और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े, तो यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया गया। और लोकसभा का जो देखिए वहां पर प्रभारी बनाया गया तो लेट आए, वो उनको पता ही नहीं पड़ा किस तरह की स्थिति है। और चुनाव प्रबंधन के लिए दो पूर्व राज्यसभा के सदस्य ओंकार सिंह लखावत जो धरोहर कमेटी के चेयरमैन है, या फिर अगर दूसरी बात करें तो हमारे यहाँ नारायण पंचारिया थे, वो राज्यसभा के, दोनों ने चुनाव प्रबंधन किया, जो कि खुद लोकसभा का चुनाव कभी जीते नहीं, लेकिन उन्होंने चुनाव प्रबंधन किया। जिस तरह की स्थितियां रही, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी चुनाव प्रचार करने गए, लेकिन जो प्रभावी ढंग से चुनाव प्रचार करना चाहिए था वो कर पाने में सफल नहीं हुए। जिस प्रकार से कांग्रेस में निश्चित तौर पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बगावत थी, अंतर्कलह था, वो बरकरार रहा, उसमें कहीं कमी नहीं दिखी। यही कारण रहा कि कुछ सीटों में देखिए जयपुर ग्रामीण में बहुत कम 1700 वोटों से चुनाव हारा है। रिकाउंटिंग की बात आ रही है, रिकाउंटिंग हो रही है जिस प्रकार से, तो चुनाव में देखिएगा जनता ने इस बार चुनाव लड़ा। और जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छी तरीके से चुनाव जीती, नहीं, जनता जीती है चुनाव। कांग्रेस का कोई ज्यादा अधिक गठबंधन किया तो देरी से किया, गठबंधन के जो लोग चुनाव जीते हैं इस बार से सीपीएम सीकर से चुनाव जीती है या हनुमान बेनीवाल नागौर से चुनाव जीते हैं। और ये बात भी सही है कि गठबंधन में जो भारत आदिवासी पार्टी में समर्थन कर रही थी कांग्रेस, मान नहीं रही थी कांग्रेस के लिए, लेकिन वहां पे भी महेंद्रजीत मालवीय जो कि कांग्रेस से चुनाव विधायक थे और चुनाव कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी के सदस्य होने के बाद वो बीजेपी में गए थे। मतलब तो श्याम सुंदर शर्मा जी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण जो है उस पर सवाल रहे। देखिए 8 सांसदों के टिकट काटे गए। हाँ। अब निहाल चंद का टिकट काटा गया गंगानगर से, वो क्यों टिकट काटा मुझे नहीं पता। राहुल कसवा का टिकट काटने के कारण वो कांग्रेस से चुनाव जीता इस बार चूरू से। और देखिएगा सीताराम ओला के जो विजेंद्र ओला है वो झुंझुनू से चुनाव जीते हैं। तो देखिए कांग्रेस के जो खड़े हुए वो चुनाव जीत गए कई, और कांग्रेस खुद भी नहीं सपने में सोच रही थी कि इतने हम जीत पाएंगे। तो राजस्थान का सिनेरियो निश्चित रूप से परिवर्तित है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जो पहले देखिए मैं कह रहा था विधानसभा का चुनाव अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलकर के लड़ते तो आज परिणाम अलग तरह का होता। 70 जीते नहीं, वो सत्ता रह सकती थी, लेकिन सत्ता नहीं रह पाई। हमारे यहाँ पर्ची आई थी 25 सितंबर को, उस पर्ची का अगर अनुसरण हो जाता और उसके आधार पर सचिन पायलट बन जाते मुख्यमंत्री तो परिवर्तन हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ संभव। लेकिन पर्ची के आधार पर भजनलाल बने मुख्यमंत्री। तो यहाँ राजस्थान के अंदर जो मोदी फैक्टर की बात हो रही थी राजस्थान के अंदर, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री जी को लेकर भी बहुत सारे सवाल वहां खड़े रहे, और जब वो मुख्यमंत्री बने तब भी बहुत सारे लोग ये बोलते रहे कि एक ऐसा नया चेहरा लाए हैं, क्या वो वास्तव में लोकसभा के लिए मददगार हो सकता है। देखिएगा निश्चित तौर पे नए चेहरे को बनाया, वो कभी भी विधायक का चुनाव जीते नहीं थे। पहली बार विधायक का चुनाव हमारे यहाँ जो सांगानेर से है वहां से चुनाव जीते, और वो निश्चित से भरतपुर के थे, भरतपुर से चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव जयपुर से सांगानेर से लड़े, चुनाव जीते। और उन्हें भी देखिए अशोक लाहौटी जो विधायक थे सीटिंग, उनका टिकट काट करके दिया था, विद्रोह हुआ कुछ भी हुआ लेकिन चुनाव जीत गए। लेकिन उनके आधार पर लोकसभा का चुनाव जीता पाना मेरे को तो लगता नहीं लोकसभा का चुनाव उनके चेहरे पे कैसे जीता जा सकता था, क्योंकि वो तो अभी नए थे। और देखिए वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का निश्चित रूप से कुछ बीजेपी को निश्चित नुकसान हुआ है, और वो चुनाव प्रचार करने की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, वो अपने बेटे तक ही सीमित रही, उससे पहले चुनाव प्रचार करने गई थी। देखिए विधानसभा के चुनाव में उनके लोगों को टिकट दिया गया, लोकसभा के चुनाव में किसी भी वसुंधरा राजे समर्थित लोगों को चुनाव का टिकट नहीं दिया। और वो वही कारण है कि कई देखिए चुनाव जीतने की स्थिति थी वो तो भी नहीं। यही है, मतलब बहुत सारी चीजों में जो टिकट वितरण और जो फैक्टर रहे ना, वो फैक्टर इस बार भी चुनाव में काम करते रहे। महेंद्र प्रकाश जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। महेंद्र प्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि जिस चीजों को रत्नाकर जी ने बोला, जिस चीज को हमारे श्याम सुंदर शर्मा जी ने बोला, नेपाल सिंह जी ने बहुत सारी चीजें बोली, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। यहाँ राजस्थान की अगर हम बात करें और हरियाणा की भी, दोनों जगह ये बात आ रही है कि कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, लेकिन अंदरूनी लड़ाइयां इतनी ज्यादा थी कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाई। एक बात। दूसरी बात, क्या संविधान खतरे की जो बात को लेकर रत्नाकर जी कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस एक ही बात पर पूरे चुनाव में रही कि संविधान को खतरा है। अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी कहा गया
कि ये संविधान बचाने की लड़ाई थी। इससे कितने आपको लगता है कि इस चुनाव में संविधान बचाने का जो कांग्रेस का एक पूरा एक एजेंडा था जो काम कर गया? हमारे साथ अजय उपाध्याय जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अजय जी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार चुनाव में, बहुत सारे फैक्टर भी दिखे, लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें, श्याम सुंदर शर्मा जी कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस बेहतर कर सकती थी, वोट जनता देना चाहती थी, लेकिन आपसी अंदरूनी जो लड़ाइयाँ थी उसके कारण हार गए। रत्नाकर जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा किया, कांग्रेस ने एक एजेंडा चलाया, फर्जी बात की कि संविधान खतरे में, इस वजह से सारी चीजें हुई हैं। दूसरी बात, प्रियंका गांधी जी को लेकर भी ये बात आई है। खड़गे जी ने बोला है कि प्रियंका गांधी जी का ये योगदान है जो इतनी सीटें हमारी बढ़ी हैं। तीन प्रश्न आपने किया है। मध्य प्रदेश को लेकर के पूरा देश जानता है, या राजस्थान की बात आप करें, हमने हमारी जब सरकारें थी वहाँ दोनों राज्यों में काम किया था, और राजस्थान में विशेष तौर पे जो परिस्थिति रही उसको सबने देखा। जिस तरह से विधानसभा में हमारी हार हुई थी और लोकसभा में जिस तरह इतना जन समर्थन हमको मिला है, ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ कोई गुटिये बात नहीं थी। यदि गुटिये होता तो ऐसी स्थिति नहीं होती। संविधान की बात आपने की है संजय भाई, आप जानते हैं संविधान 400 पार के नारों के साथ जिस तरह मोदी जी के अहंकार ने संविधान पर प्रश्न लगाने का काम किया, एक तरह से उनके लोग, दिया कुमारी उसी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात रखी थी। अरुण गोविल मेरठ के उनके उम्मीदवार हैं, लल्लू सिंह जिनको अयोध्या में लोगों ने हराया है, इस तरह से और भी कई, अनंत हेगड़े इनके मंत्री होते थे, इन सब ने संविधान की बात करके कहीं ना कहीं उसको बदलने की बात की थी। और आरएसएस और भाजपा का तो पुराना एजेंडा है, सबको पता है, लोगों को ये बात सहज सही में समझ में आई। हमने नैरेटिव फेक नहीं चलाया, हमने उन मुद्दों को और उन शंकाओं को जो सच्चाई थी उसको जनता के बीच ले जाने का काम किया। संविधान के रक्षकों ने इस देश को बचाने का और संविधान की रक्षा करने का कहीं ना कहीं उनमें वो दीवानगी दिखी है, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भाजपा को मुंह की खाई पड़ी है। जहां वो अपने को प्रयोगशाला समझती थी, जहां वहां जिस तरह से मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, धर्म के नाम पे बंटवारा चाहती थी, वहाँ के लोगों ने एक बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय, बड़ा विवेक का परिचय दे करके और भाजपा को सीन से बाहर कर दिया है। मोदी जी को इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी उत्तर प्रदेश के ही बनारस संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू के 2 चरण में वो पीछे थे, ये सबको पता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बड़ी हार है उनकी, जोगी और मोदी दोनों की नीतियों को देश ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी नकार दिया। और अजय जी देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार के अंदर, मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है, ले लीजिएगा। जी मैं रत्नाकर भाई आपके अजय जी का लूंगा। रत्नाकर जी, अजय जी, बिहार के अंदर जो स्थितियां हैं वो तो आपके भी अनुकूल नहीं रही। उसके अलावा अगर हम बात करें, हिमाचल की आपकी सरकार है, 4 सीटें आपकी चली गई। ये तक कहा जा रहा था उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों पर, शायद 2 सीटों पर अच्छा कर पाते, गुटबाजी ना होती, लेकिन वहां भी चले गए। और उड़ीसा आपसे चला गया, यहां तक कि आंध्र प्रदेश के अंदर भी स्थितियां आपके सामने हैं। आपने ठीक कहा, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में हमारी जो स्थिति पहले से भी बहुत अच्छी नहीं थी और निश्चित तौर पे हमको और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था। लेकिन जब होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में इस पूरे परिणाम को आप देखेंगे तो ये परिणाम कांग्रेस को जो है डबल की वृद्धि किया है, और भाजपा को तकरीबन आप जो 303 वाली जो भाजपा थी उसको मोदी जी ने 240 के नीचे पहुंचाने का काम किया है। पूर्ण बहुमत की 2 बार की सरकार को उन्होंने जो है खत्म करने का काम किया है। तो हमारी जीत किसी न किसी रूप में जनता का आशीर्वाद हमको मिला है, और मोदी जी को एक तरह से नैतिक हार है। और जिस तरह से भाजपा की पूरे कुनबे जो है 300 के अंदर में समेटने की स्थिति में अभी भी है, ये दर्शा रहा है कि मोदी जी के जो नारे थे 400 पार के, वो फेक नैरेटिव देश की मीडिया, देश का जो न्यूज़ चैनल और जिस तरह से ये एग्जिट पोल ने 2-3 दिन में दर्शाया, और लगभग 5 सालों से जिस तरह से ये नैरेटिव चलाने का प्रयास था, कहीं ना कहीं उन सबकी हार इस जनता ने दिखाया है करके। ईडी, सीबीआई और संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग करके मोदी जी लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं पूरा देश देखा, और देश को ये लगने लगा था कि तानाशाही इस देश में हावी होने वाली है।
मोदी जी और अमित शाह दो लोगों की सरकार जो है इस देश को तबाह करने वाली है। अच्छे नेताओं को उनके छवि बिगाड़ कर उनको जेल में डालना, अचानक उनके साथ बदले के भाव में परिवर्तित हर चीज़ को कर देना, और जिस तरह से लगातार महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर एक तरह से मुंह मोड़ लेना, गरीबों को गरीब बनाते रहना और अपने मित्रों की भलाई के लिए लगातार काम करना, जो हमारा भी जनता के इन कंसर्न को हमने उठाया। राहुल गांधी जी हमारे सर्वाधिक मेहनत किया इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इंडिया ब्लॉक के साथियों ने हमारी पूरी मदद की, सबने ईमानदारी से मेहनत की और सबने जनता के मुद्दे और भारत के विकास और भारत के सकारात्मक मुद्दों को लाया। जबकि मोदी जी मंगल मटन मछली के साथ अंत में आपने देखा किस तरह से मुजरा और मुजरे के बाद किस तरह वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान करने पर उतुल गए। ये सारी चीजें जनता ने देखा है और कहीं ना कहीं उसी का ये नतीजा है जो आज नतीजा दिख रहा है। ये भी तय है यदि ये 6 महीने पहले से मीडिया न्यूट्रल होती, संस्थाएं न्यूट्रल होती, ईमानदारी से लोकतंत्र की स्वस्थ प्रतियोगिता होती, तो मोदी जी 200 के नीचे भाजपा को लेकर के पहुंचने वाले थे। रत्नाकर जी, संजय जी, हाँ, जी। हाँ। देखिए अजय जी से एक प्रश्न आप मेरी तरफ से जरूर पूछ लीजिएगा। पहले तो मैं इनके सारे आवाज जा रही है चीजों का आपकी, आंसर अजय जी जवाब दे देंगे। जी, ये बार बार जो संविधान का उल्लंघन की बात करते हैं, कहते हैं कि ईवीएम जो है उसमें हेरफेर की जाती है, प्रशासन जो है वो मिला रहता है सत्ता शासन से। तो अभी इस बार के चुनाव में आप जो बता रहे हैं कि जनता का आशीर्वाद मिला है और जो 100 के अंदर में आप सिमट गए हैं, ईश्वर करें कि आपको जनता का आशीर्वाद कुछ इसी तरह से मिलता रहे और अब सब 100 के अंदर भी सिमटते रहे। और आप जो ईवीएम का जो आरोप लगाते थे अजय जी, बार बार कहते थे कि ईवीएम में छेड़खानी होती है, आपके मंत्री और नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोग जो ईवीएम पे हमेशा ठीकरा फोड़ देने का काम करते थे, चुनाव आयोग पे जो है आप ठीकरा फोड़ने का काम करते थे। अब आप बताइए कि क्या वो ईवीएम में अभी भी छेड़खानी संभव है क्या चुनाव आयोग क्या अभी भी आप लोगों के साथ पक्षपात किया है क्या? देखिए ये वही चीजें हैं, मैं कह रहा हूं ये खुद की नाकामयाबियों का ठीकरा जो है प्रशासन पे फोड़ेंगे, ईवीएम पे फोड़ेंगे और इस तरह से बोलेंगे कि भाई नहीं ये जो है मीडिया के ऊपर जो है मीडिया के ऊपर आरोप लगाएंगे। अरे आपने ग्राउंड वर्क कितना किया है रत्नाकर जी, महत्वपूर्ण है। रत्नाकर जी आपका ज्ञान हो गया। एक चीज पूछना चाहूंगा। अरे भाई ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये ज्ञान दे रहे हैं कि हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। आप लोग संजय जी ये ज्ञान दे रहे हैं कि अरे ज्ञान बंद कीजिए ना, ज्ञान बंद कीजिए। आप कौन है रत्नाकर जी? रत्नाकर जी आप क्या ज्ञान दे रहे हैं? आप प्रश्न कहाँ पूछा आपने? लंबा ज्ञान दिया। इतना ज्ञान का आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। संविधान को खत्म करने फिर ये क्या करा रहे हैं भाई ये? संजय जी इसीलिए मैं आपके इस चैनल में नहीं जोड़ना चाहता हूँ। अजय जी बोलिए, आप दिलाने लगे हमको। हमने उल्लंघन किया है, मुझे अब जाना है, मुझे दूसरे चैनल बोलिए अजय जी बोलिए। ये इनका डॉक्टर अजय जी बोलिए। रत्नाकर जी आप बता दीजिए। हाँ ये वर्सेस आप लगा के हमसे चाहते हैं दीवानों। रत्नाकर जी सुन लीजिए। हाँ डॉक्टर अजय जी बोलिए। ये विद्वान आदमी लग रहे हैं लेकिन अभी फ्रस्ट्रेशन के शिकार है, मैं समझ सकता हूँ। इन्हें जब यही नहीं पता कि संविधान की रक्षा कौन से मुद्दे पर हमने बात की है और ईवीएम की बात क्या की है, समय फिर बीच में बोलने लगे। ये बीच में बदतमीजी करने के लिए क्यों उनको बैठा लिए? इनके ये साउंड को डाउन कीजिए यदि आपको बात बोलिए अजय जी बोलिए। नहीं तो मैं चाह रहा हूँ ये आपने बदतमीजी शुरू करा दी आपने। संजय जी ये बदतमीजी शुरू करा दी। ये बदतमीजी आज नहीं चलना चाहिए। कम से कम 6 महीने से इन लोगों की बदतमीजी देख रहा हूँ। पेड लोग हैं, पैसे पर आकर के मोदी का कीर्तन करते हैं। मोदी कीर्तन बंद कीजिए। आप लोगों को पूरा देश देख रहा है। दलाली कम कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछिए। अजय जी बोलिए। ज्ञान देख लिया पूरा देश। अजय जी आप जवाब दीजिए। आपको ज्ञान दिया ना। मैं यही कह रहा हूँ कि इन्हें सुनना नहीं है, इन्हें ज्ञान देना है। पहले ही अपना आइडेंटिटी क्लियर कराइए संजय जी कि किसकी दलाली में यहाँ बैठे हैं। बोलिए ये किसकी दलाली में बैठे हैं? यहाँ किस पार्टी के दलाली में बैठे हैं? कौन से हैं ये? रत्नाकर जी क्या है इनका जरा क्लियर कर दीजिएगा। ये जो दलाली कर रहे हैं जरा पूछिए ये मोदी जी से कहां से किस विंग से पैसा लिए हुए हैं? यहाँ न्यूट्रल बात होनी चाहिए। आज भी इनको दर्द हो रहा है पेट में। कांग्रेस को 100 सीट आया है। कांग्रेस तब तो भाजपा के प्रवक्ता को आप नहीं बैठाना था ना, हमें नहीं बैठना है ना उनके साथ। हमें आपसे डिबेट नहीं करना था। बोलिए लिया मोदी जी का कीर्तन कीजिए। पूरा देश देख रहा है क्या कर रहे हैं आप। हो गया आप चलिए।
अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी आंकड़े आंकड़े ही हैं, लेकिन नतीजे आने अभी बाकी है। जाइएगा नहीं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।